जरा कल्पना कीजिए, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्राचीन और लगभग मृतप्राय भाषाओं को सीखने में लगा दी हो। एक ऐसा गंभीर और कहें तो सख्त मिजाज वाला अकादमिक विद्वान जिसका पूरा दिन बस ऐतिहासिक धरोहरों की धूल झाड़ने और दर्शन शास्त्र के पन्ने पलटने में ही गुजर जाता हो। बिल्कुल, एकदम किताबी इंसान। हाँ, तो अगर ऐसे व्यक्ति की साहित्यिक विरासत की बात की जाए ना, तो दिमाग में सबसे पहले किसी बहुत ही भारी भरकम और नीरस ग्रंथ की ही छवि उभरती है। सही कहा, अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हो अगर उसी गंभीर इतिहासकार को 20वीं सदी की सबसे शानदार, व्यंग्यात्मक और ठहाके लगाने पर मजबूर कर देने वाली रोमांटिक कॉमेडी लिखने के लिए याद किया जाए? देखिए, ये ना एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में किसी को भी हैरत में डाल सकता है। मतलब आमतौर पर गंभीर बौद्धिक विमर्श और चुलबुले रोमांस को हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया का हिस्सा मानते हैं। हाँ, एकदम अलग। लेकिन आज हम जिस व्यक्तित्व पर चर्चा कर रहे हैं ना, उन्होंने इन दोनों ध्रुवों को एक ही बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया। और यही आज के इस विस्तृत अध्ययन का सबसे दिलचस्प पहलू है। आज हम हिंदी साहित्य के एक बेहद रहस्यमयी और चमत्कारी हस्ताक्षर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन और उनकी अमर रचनाओं की गहराई में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस चर्चा का आधार महाराजा कॉलेज, जीडी कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज और हिंदी पथ के विभिन्न अकादमिक शोध लेख हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक संदर्भों के लिए विकिपीडिया और स्वयं गुलेरी जी की 1911 में छपी कहानी सुखमय जीवन का मूल पाठ भी हमारे सामने है। तो हमारे पास काफी ठोस स्रोत हैं आज। हाँ, और इस गहन अध्ययन का मिशन बस ये समझना है कि कैसे कोई लेखक जिसने अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी, वो साहित्य के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कैसे हो गया। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही हम किताबी ज्ञान और जीवन के असली अनुभव के बीच की उस बहस को भी समझेंगे जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं में पिरोया है। बिल्कुल, इन स्रोतों के जरिए हम साफ देख पाएंगे कि कैसे एक सीमित जीवन काल में असीमित प्रभाव पैदा किया जा सकता है। गुलेरी जी का जन्म 1883 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। अच्छा। लेकिन उनके पुरखे मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव के रहने वाले थे और इसी गांव के नाम से उन्हें ये गुलेरी उपनाम मिला। तो गुलेर से गुलेरी। हाँ, लेकिन सबसे विचलित करने वाला तथ्य ये है कि 1922 में मात्र 39 वर्ष की बहुत ही छोटी उम्र में उनका निधन हो गया। 39 वर्ष, मतलब आज के समय में तो लोग इस उम्र में अपना करियर ठीक से सेट करने की जिद्दोजहद में ही लगे होते हैं। सही बात है। लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने जो उपलब्धियां हासिल की ना, वे किसी महामानव जैसी लगती हैं। वे सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्यालय और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी थे। जी, और उनका काम सिर्फ एकेडमिक्स तक सीमित नहीं था। हाँ, जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। मतलब मुझे तो ये एकदम किसी सुपर हीरो की सीक्रेट आइडेंटिटी जैसा लगता है। सीक्रेट आइडेंटिटी? वो कैसे? जैसे दिन के उजाले में वे जंतर मंतर की वेदशालाओं में प्राचीन खगोल विज्ञान के रहस्य सुलझा रहे हैं और रात के अंधेरे में वे इंसानी भावनाओं और प्रेम की जटिलताओं को कागज पर उकेरने वाले एक आधुनिक कथाकार बन जाते हैं। अरे वाह, ये सुपर हीरो वाली तुलना तो काफी सटीक बैठती है, क्योंकि उनके काम का दायरा सचमुच असाधारण था। संस्कृत, प्राकृत और पाली जैसी भाषाओं पर उनका जो एकाधिकार था ना, वो उन्हें अपने समकालीनों से बिल्कुल अलग खड़ा करता था। इतनी सारी मृत भाषाएं। हाँ, और अगर साहित्य में उनकी स्थिति को समझना हो तो उनकी तुलना अक्सर रीतिकालीन कवि बिहारी से की जाती है। अच्छा, बिहारी से? हाँ? जिन्होंने वो सतसई लिखी थी। बिल्कुल, बिहारी ने भी केवल एक ही रचना, बिहारी सतसई, लिखी थी और उसी एक रचना से वे महाकाव्य रचने वाले कवियों की कतार में सबसे आगे खड़े हो गए। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है। जी, गुलेरी जी ने कछवाधरम और मारेसी मुही कुठाओं जैसे बहुत ही तार्किक और वैचारिक निबंध भी लिखे, लेकिन उनकी ख्याति का असली स्तंभ उनकी वे 3 कहानियां ही बनी। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि साहित्य में या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में ले लीजिए, मात्रा यानी क्वांटिटी से ज्यादा गुणवत्ता यानी क्वालिटी का महत्व होता है। 100%। और गुणवत्ता की ये बात उनकी पहली ही कहानी से साबित हो जाती है। चलिए 1911 के उस दौर में चलते हैं जब भारत मित्र पत्रिका में उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन छपी थी। हाँ, हमारे पास यहाँ उस कहानी का मूल पाठ है
और उसे पढ़ते हुए सच कहूं तो ये एहसास ही नहीं होता कि ये 100 साल से भी अधिक पुरानी रचना है। बिल्कुल नहीं लगता। इसका जो नायक है जयदेव शरण वर्मा, वो LLB का छात्र है और वो अपने परीक्षा परिणामों के इंतजार में भयानक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। परीक्षा का तनाव तो हर दौर में एक जैसा ही होता है। हाँ, और कहानी में इस इंतजार का जो वर्णन है ना, वो बहुत ही जीवंत है। परीक्षा के बाद के खाली दिन उसे पहाड़ जैसे लग रहे हैं। सड़क से गुजरने वाला हर डाकिया उसे यमदूत नजर आता है। यमदूत? हाँ, और रातों के सपने में परीक्षक छुरी लेकर बैठा दिखाई देता है। तो मतलब इस भयानक यातना से अपना ध्यान भटकाने के लिए जयदेव एक दिन अपनी साइकिल उठाता और निकल पड़ता है। और यहाँ लेखक ने जेठ के महीने की उस चिलचिलाती दोपहर का जो खाका खींचा है ना, वो नायक की मनोदशा को और भी ज्यादा उभारता है। जेठ की वो भयंकर गर्मी, उफ। जी, आसमान से आग बरस रही है, सड़क पर 6-6 इंच गहरी सफेद धूल जमी है जिसमें उसकी साइकिल के पहिए धंस रहे हैं, जूतों पर धूल की मोटी परत है और पसीने से नायक का एकदम बुरा हाल है। और इसी तपती हुई हताशा के बीच अचानक उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अरे बाप रे, गरीबी में आटा गीला। बिल्कुल, और ये पंचर होना ना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये नायक को उसके ख्यालों की दुनिया से खींचकर ठोस यथार्थ की जमीन पर पटकने का एक जरिया है। और उसी यथार्थ की जमीन पर उस छिलछिलाती धूप में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। 16-17 साल की बेहद आकर्षक लड़की है कमला, जिसने पारसी चाल की गुलाबी साड़ी पहनी हुई है। हाँ, और उसे देखते ही जयदेव शरण की सारी हताशा उस एक पल में हमा हो जाती है। एकदम फिल्मी सीन है। फिर कमला उसे उस भयानक गर्मी से बचाने के लिए अपने घर ले जाती है। घर पर जयदेव की मुलाकात कमला के चाचा गुलाबराय वर्मा से होती है। और यहाँ से कहानी में जो मोड़ आता है ना, वो इस रचना को महज एक प्रेम कहानी से उठाकर एक तीखे सामाजिक व्यंग में बदल देता है। वो चाचा वाला एंगल। जी, चाचा गुलाबराय एक पेंशनभोगी क्लर्क हैं जो खुद को बहुत प्रगतिशील, आधुनिक विचारों वाला और ब्रह्म समाजी मानते हैं। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ एक बात पे थोड़ा उलझ गई हूँ। हाँ, बताइए। कहानी के अनुसार ये जो चाचा है जो खुद को इतना दुनियादार और प्रगतिशील मानता है, वो जयदेव को पहचान लेता है। चाचा बताता है कि वो जयदेव की लिखी किताब जिसका नाम सुखमय जीवन है, उसका बहुत बड़ा मुरीद है। बिल्कुल। और वो घर में शांति बनाए रखने के लिए रोज अपनी पत्नी को वो किताब पढ़कर सुनाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? एक अनुभवी, उम्रदराज आदमी विवाह और गृहस्थी के मामले में एक ऐसे नौजवान की लिखी किताब को गीता कुरान की तरह कैसे मान सकता है, जिसके खुद की अभी कोई शादी ही में हुई है? ये एक बहुत ही तार्किक बात है। जयदेव ने वो वैवाहिक उपदेशों वाली किताब तब लिखी थी जब वो लॉ कॉलेज के पहले साल में था। तो क्या ये कहानी में कोई बहुत बड़ी तार्किक खामी है, या गुलेरी जी जानबूझकर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये कोई खामी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यही वो निशाना है जहाँ गुलेरी जी का व्यंग का तीर एकदम सटीक बैठता है। अच्छा। ये समाज के खोखले आदर्शवाद और छद्म बुद्धिजीवियों पर एक बहुत ही सोचा समझा प्रहार है। अब देखिए, समाज का वो वर्ग जो सिर्फ भारी भरकम शब्दों और किताबी ज्ञान से प्रभावित होता है ना, वो चाचा गुलाबराय के रूप में सामने आता है। मतलब वो किताबी ज्ञान का अंधा भक्त है। जी, गुलेरी जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल प्रगतिशील होने का दावा करना एक बात है और व्यावहारिक समझ होना बिल्कुल अलग बात। सही बात। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी में स्त्री मनोविज्ञान को कहीं अधिक परिपक्व दिखाया गया। वो कैसे? कमला की माँ यानी चाची, वो शुरू से ही उस किताब के लेखक को एक किताबी कीड़ा और अनुभवहीन छोकरा मानती हैं जो सिर्फ हवाई बातें कर रहा है। महिलाओं ने यथार्थ को पकड़ लिया था, जबकि पुरुष पात्र उन बड़े बड़े सिद्धांतों के जाल में फंसकर अपनी व्यावहारिक बुद्धि ही खो बैठा था। अरे वाह, ये तो समाज के दोहरेपन का बड़ा ही अचूक विश्लेषण है। और कहानी का क्लाइमैक्स तो इस पाखंड को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। बिल्कुल। जयदेव शरण, जिसने अपनी किताब में इंद्रियों पर नियंत्रण, संयम और बड़े बड़े आदर्शों की लंबी चौड़ी कस्में खाई थी, वो खुद को रोक नहीं पाता। घर के बगीचे में वो भावनाओं के आवेग में कमला का हाथ पकड़ लेता है। हाँ, और उसका इजहार करने का तरीका भी देखिए कितना किताबी है। हाँ, वो कहता है कि तुम मेरे जीवन के मरुस्थल में मंदाकिनी बनकर बहो। मतलब एकदम भारी डायलॉग। और जब चाचा जी उसे इस हालत में रंगे हाथों पकड़ लेते हैं ना, तो उनका वो सारा प्रगतिशील छोला उतर जाता है एकदम से। और वे भारी भरकम संस्कृत के शब्दों में उसे गालियां देने लगते हैं। वे उसे प्रछन्न पापिन और बिड़ाल व्रतिक कहते हैं। यहाँ गुलेरी जी ने संस्कृत का बड़ा मजेदार इस्तेमाल किया है। हाँ, और यही मैं चाहूंगा कि आप इन शब्दों का अर्थ समझाएं। जो लोग संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, उनके लिए इन भारी भरकम गालियों का असल मतलब क्या है? चाचा जी ने उसे ठीक ठीक क्या कहा?
गुलेरी जी ने यहाँ शब्दों का बड़ा ही मजेदार खेल खेला है। देखिए, प्रच्छन्न पापिन का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो छुपकर पाप करता हो, यानी एक गुप्त पापी। अच्छा, गुप्त पापी। और बिड़ाल वृत्तिक तो व्यंग का चरम है। बिड़ाल का अर्थ होता है बिल्ली और वृत्तिक मतलब व्रत रखने वाला। बिल्ली का व्रत। हाँ, ये पंचतंत्र की उस कथा की ओर इशारा करता है जहाँ एक बिल्ली तपस्वी या साधु होने का नाटक करती है ताकि चूहों का आसानी से शिकार कर सके। सीधे शब्दों में कहें तो चाचा उसे एक ऐसा ढोंगी और पाखंडी कह रहे हैं जो साधु के वेश में अपना स्वार्थ साध रहा है। बिड़ाल वृत्तिक मतलब बिल्ली जैसा पाखंडी। ये वाकई बहुत ही धारदार और रचनात्मक गाली है। लेकिन जयदेव भी चुप नहीं रहता है ना? बिल्कुल नहीं। जब उसे पाखंडी कहा जाता है तो वो अपने ही लिखे आदर्शों को तोड़ते हुए पलटकर जवाब देता है कि क्या सुखमय जीवन के लेखक ने जन्म भर कुंवारे रहने की शपथ ली है? क्या उसमें हृदय नहीं होता? ये एक बहुत ही गहरी लाइन है। ये उस हताश और अनुभवीहीन युवा की स्वीकारोक्ति है कि भाई जीवन किताबों के पन्नों पर गढ़े गए नियमों से नहीं चलता, बल्कि इंसानी भावनाओं और प्राकृतिक प्रवृत्तियों से चलता है। इस कहानी का यही सार है, किताबी ज्ञान पर व्यवहारिक अनुभव की विजय। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर गुलेरी जी के समग्र साहित्य को देखें ना, तो सुखमय जीवन केवल एक अकेली व्यंग कथा नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में इंसानी प्रेम के क्रमिक विकास का पहला चरण है। सुखमय जीवन का प्रेम एक युवा अल्हड़पन है। ये एक ऐसा आवेग है जहां नायक बिना किसी परिणाम की परवाह किए बस परिस्थितियों के बहाव में बह जाता है। ये विचार तो इस पूरी यात्रा को देखने का एक नया ही नजरिया देता है। अगर हम उनकी कहानियों को एक श्रृंखला या सीरीज के रूप में देखें तो सुखमय जीवन कॉलेज के दिनों के उस पहले क्रश या आकर्षण की तरह है जहां सब कुछ बेतरतीब, आवेगपूर्ण और नाटकीय होता है। एकदम सही। लेकिन इंसान हमेशा उसी अवस्था में तो नहीं रहता। वो बड़ा होता है, उसकी भावनाएं आकार लेती हैं। तो क्या सुखमय जीवन के उस हड़बड़ाए हुए युवा आवेग के बाद उनकी अगली कहानी में प्रेम का कोई अधिक परिपक्व रूप देखने को मिलता है? निश्चित रूप से। और यहीं हम उनकी दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा की दुनिया में प्रवेश करते हैं। बुद्धू का कांटा? जी। यहाँ प्रेम का स्वरूप पहले से थोड़ा शांत है, लेकिन उसमें एक शरारत है और एक ठहराव है। इसे हम युवावस्था की उस मस्ती के रूप में देख सकते हैं जहां प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता। कहानी का नायक रघुनाथ है और नायिका भागवती हैं। यहाँ गुलेरी जी ने एक बहुत ही साधारण सी चीज, एक कांटे को प्रेम के एक बेहद सशक्त प्रतीक में बदल दिया है। वती के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। रघुनाथ उस कांटे को निकालता तो है, लेकिन उसे फेंकता नहीं, बल्कि अपने पास सहेज कर रख लेता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो वो कांटा उस चुभन, उस दर्द और उस मीठी स्मृति का प्रतीक बन जाता है जो प्रेम में अक्सर इंसान महसूस करता है। अरे वाह, क्या गहरी बात है। वो कांटा उनके मूक आकर्षण का गवाह बन जाता है। रघुनाथ का उसे अपने पास रखना ये दर्शाता है कि प्रेम अब केवल एक क्षणिक आवेग नहीं रहा, बल्कि वो एक स्मृति को सहेजने, एक भावना को संजोने की कला में बदल रहा है। और बाद में जब संयोगवश उन दोनों का विवाह होता है तो वो साधारण सा कांटा उनके मिलन और प्रेम की परिणति का एक मूक गवाह बन जाता है। यहाँ प्रेम में संयम दिखाई देता है, भावनाओं पर नियंत्रण दिखाई देता है। एक कांटे जैसी चुभने वाली चीज को प्रेम की निशानी बना देना सच में एक अद्भुत कल्पना है। तो पहला चरण हुआ सुखमय जीवन का वो अंधा आवेग। दूसरा चरण हुआ बुद्धू का कांटा कि वो शरारती लेकिन संयमित भावना। बिल्कुल। लेकिन इन दो पड़ावों के बाद गुलेरी जी अपनी लेखनी को उस शिखर पर ले जाते हैं जिसने 1915 में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को ही 2 हिस्सों में बांट दिया। आप उसने कहा था कि बात कर रहे हैं। हाँ, उसने कहा था यहाँ प्रेम किसी को पाने की जिद नहीं रह जाता, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचकर सीधे आत्म बलिदान के स्तर तक चला जाता है। उसने कहा था कि महज एक कहानी कहना तो इसके साथ नाइंसाफी होगी। ये एक युग प्रवर्तक रचना है जिसने कथा साहित्य के व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। इतना बड़ा प्रभाव? जी। इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए हमें 1915 के उस वैश्विक परिदृश्य को देखना होगा। प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना की तरफ से यूरोप में लड़ रहे थे। तो उन्होंने उस पृष्ठभूमि का इस्तेमाल किया। हाँ, गुलेरी जी ने पहली बार हिंदी साहित्य में एक अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि को चुना। उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम की
उन सर्द और कीचड़ भरी खाइयों का ऐसा सजीव वर्णन किया जहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है और जहां हड्डियां कंपा देने वाली ठंड में सैनिक अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन कहानी की जो सबसे क्रांतिकारी बात थी ना, वो थी इसकी संरचना, यानी फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग। मुझे यहाँ आपको एक बार रोकना होगा। जी कहिए। आज के दौर में फिल्मों और वेब सीरीज में फ्लैशबैक देखना हमारे लिए बहुत आम बात है, लेकिन 1915 के दौर में जब ये तकनीक हिंदी साहित्य के लिए बिल्कुल नई थी, तब कहानियां आमतौर पर कैसे सुनाई जाती थीं? मतलब गुलेरी जी का ये प्रयोग इतना क्रांतिकारी क्यों माना जाता था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय तक की कहानियों का ढांचा पूरी तरह से सीधा और एक रेखीय या कहें तो लीनियर होता था। मतलब एक था राजा एक थी रानी वाला स्टाइल। घटित होती थी, पहले ये हुआ, फिर वो हुआ और अंत में निष्कर्ष। समय की धारा एक ही दिशा में बहती थी। लेकिन गुलेरी जी ने इस सीधी रेखा को तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? कहानी की शुरुआत युद्ध के मैदान की एक भयानक रात से होती है। लहना सिंह खाइयों में बुरी तरह घायल पड़ा है, मौत उसके बहुत करीब है, और जैसे जैसे मौत नजदीक आती है, समय का वो सीधा क्रम ढहने लगता है। पाठक अचानक उस ठंडी खाई से निकलकर 25 साल पीछे पंजाब के अमृतसर के एक हलचल भरे बाजार में पहुंच जाता है। ये चरित्र की चेतना और उसकी स्मृतियों के भीतर सीधे छलांग लगाने जैसी तकनीक थी। और वो बाजार का दृश्य जो साहित्य के सबसे यादगार संवादों में से एक बन गया। तेरी कुड़माई हो गई। हाँ, तेरी कुड़माई हो गई, यानी क्या तुम्हारी सगाई हो गई। एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की के बीच की वो मासूम सी बातचीत, लहना सिंह उस बचपन के आकर्षण को कभी नहीं भूल पाता। कभी नहीं। और 25 साल बाद नियति उन्हें फिर आमने सामने लाती है। वो लड़की अब सूबेदारनी बन चुकी है और वो लहना सिंह से युद्ध के मैदान में अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की भीख मांगती है। और यही प्रेम अपनी सर्वोच्च और सात्विक अवस्था में पहुंचता है। लहना सिंह जानता है कि सूबेदारनी कभी उसकी नहीं हो सकती, लेकिन वो उस बचपन के वादे, उसने कहा था के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। बिना किसी स्वार्थ के। बिल्कुल। वो खुद गोली खाकर सूबेदारनी के पति और बेटे को सुरक्षित बचा लेता है। इस कहानी में प्रेम रोमांस के धरातल से बहुत ऊपर उठकर कर्तव्य, निस्वार्थ त्याग और बलिदान के उस शिखर पर स्थापित हो जाता है जहां कुछ भी पाने की लालसा बाकी नहीं रहती। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। एक और सुखमय जीवन का वो हताश और हड़बड़ाया हुआ युवा जयदेव शरण है जो अपनी लालसाओं पर काबू नहीं रख पाता, और दूसरी ओर उसने कहा था का महानायक लहना सिंह जो अपनी अंतिम सांस तक अपने वचन को निभाता है। इन सब पर बात करते हुए ना मेरे दिमाग में एक और सवाल बार बार आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? ये एक स्थापित धारणा है कि जो लोग प्राचीन ग्रंथों, दर्शन और व्याकरण की दुनिया में रमे होते हैं, उनकी भाषा अक्सर आम आदमी की समझ से परे हो जाती है। वे शब्दों के जाल में फंस जाते हैं और उनकी लेखनी में एक किस्म का भारीपन या कृत्रिमता आ जाती है। हाँ, ये तो अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन गुलेरी जी, जो खुद संस्कृत के इतने बड़े मठाधीश थे, उनकी कहानियों की भाषा इतनी जीवंत, प्रवाहमयी और जमीनी कैसे रह गई? ये उनके लेखन की सबसे बड़ी विशिष्टताओं में से एक है। गुलेरी जी का अपनी भाषा पर नियंत्रण इतना असाधारण था कि वे कभी भी अपने पांडित्य या ज्ञान का बोझ अपनी कहानी पर नहीं पड़ने देते थे। आलोचकों ने अक्सर उनकी भाषा शैली को समझाने के लिए उपमा का इस्तेमाल किया है, रासायनिक मिश्रण। रासायनिक मिश्रण, ये उपमा सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रही है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? मतलब क्या आप कहानी के किसी संवाद या दृश्य का उदाहरण देकर समझा सकती हैं कि ये रसायनों का मिश्रण असल में कैसे काम कर रहा था? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि जब दो अलग अलग रसायन मिलते हैं तो वे एक नया और प्रभावी तत्व बनाते हैं। गुलेरी जी की भाषा में एक तरफ तो शुद्ध, तत्सम और परिष्कृत हिंदी है जो विवरणात्मक हिस्सों को गहराई देती है, जो बैकग्राउंड सेट करती है। जी। लेकिन जब बात उनके पात्रों के संवाद की आती है ना, तो वे सीधे जमीन से जुड़े शब्द उठाते हैं। उसने कहा था कोई ले, कहानी का वातावरण बताने के लिए वे बहुत ही मानक और गंभीर हिंदी का प्रयोग करते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही लहना सिंह मुंह खोलता है, उसकी भाषा में पंजाब के ग्रामीण अंचल की ठेठ महक और उर्दू के शब्द घुल मिल जाते हैं। वो कोई कृत्रिम या बनावटी हिंदी नहीं बोलता। अच्छा, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से भाषा बदलते हैं। बिल्कुल।
इसी तरह सुखमय जीवन में जहां एक तरफ आदर्शवाद पर चर्चा करते हुए भारी संस्कृतनिष्ठ शब्द आते हैं, वहीं दूसरी तरफ साइकिल के पंचर होने की हताशा को बहुत ही आम और रोजमर्रा की भाषा में पिरोया गया है। हाँ, तो ये जो उच्च स्तरीय साहित्य और ठेठ बोलचाल की भाषा का घर्षण है, यही उनकी कहानियों को इतनी जीवंतता प्रदान करता है। सही कहा। और शायद यही कारण है कि उनका हास्य कभी भी उपदेशात्मक या कड़वा नहीं लगता। वे समाज की कमजोरियों पर प्रहार तो करते हैं, लेकिन उसमें किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। इस पर डॉक्टर नगेंद्र की एक बहुत ही सटीक टिप्पणी है। उनका मानना था कि गुलेरी जी का हास्य एक ऐसे व्यक्ति का हास्य है जिसके हृदय में जीवन के हर रूप के प्रति गहरी सहानुभूति है। जब सुखमय जीवन में चाचा जयदेव को कोस रहे होते हैं ना, तो पाठक को उन पे गुस्सा नहीं आता, बल्कि समाज के इस दोहरेपन पर एक स्वाभाविक मुस्कान आ जाती है। हाँ, हम खुद को उनसे जोड़ पाते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसे लेखक की दृष्टि है जो मानवीय कमजोरियों को समझता है, उन्हें स्वीकार करता है और उन पर एक निर्मल मुस्कान बिखेरता है। ये एक बेहद खूबसूरत विचार है। तो अगर हम आज के इस विस्तृत अध्ययन के तमाम बिखरे हुए धागों को समेटने की कोशिश करें, तो आज के सूचना के अथाह समुद्र वाले दौर में हम गुलेरी जी के जीवन और साहित्य से क्या सीख लेकर जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो ये है कि महज कागजी डिग्रियां और पोथियां रट लेने से कोई जीवन का मर्म नहीं समझ लेता। बिल्कुल सही। सुखमय जीवन का जयदेव शरण और उसका प्रगतिशील होने का दावा करने वाला चाचा दोनों ही इस बात के प्रमाण हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञान अनुभव की आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। जी। दूसरी बात ये कि साहित्य या किसी भी कला में आपकी विरासत इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना लिखा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितनी गहराई से लिखा है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एकदम। और अंत में उसने कहा था, हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जताना नहीं, वो त्याग, समर्पण और निस्वार्थ कर्तव्य का दूसरा नाम है। गुणवत्ता हमेशा मात्रा से बड़ी होती है, ये बात उन्होंने महज 39 साल की उम्र में साबित कर दी। उन्होंने दिखा दिया कि जीवन भर में सैकड़ों साधारण किताबें लिखने से कहीं बेहतर है 3 ऐसी कहानियां लिखना जो समय की कसौटी पर खरी उतरें और पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में धड़कती रहें। जी बिल्कुल। अब जैसे कि हमने शुरुआत में उस सीक्रेट आइडेंटिटी की बात की थी, उस गंभीर विद्वान की जिसने अपनी लेखनी से रोमांस और हास्य का ऐसा जादू बिखेरा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। आज की चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक बहुत ही गहरे सवाल पर आना चाहता हूँ। बताइए। गुलेरी जी ने मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में सिर्फ 3 कहानियां लिखकर वो अमरता हासिल कर ली, जिसके लिए बड़े बड़े रचनाकार जीवन भर तरसते रहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यदि वे 80 वर्ष तक जीवित रहते, यदि उन्होंने उन 3 कहानियों के बजाय 50 या 60 और कहानियां लिखी होती, तो क्या वे अपने हर नए लेखन में उसी जादुई गुणवत्ता को, उसी दुर्लभ आकर्षण को बरकरार रख पाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर कहानियों के ढेर में वो जो एक रहस्य था, वो जो एक अप्रत्याशित चमक थी, वो कहीं खो जाती? क्या ये संभव है कि कभी-कभी किसी रचनाकार का अपनी रचनात्मकता के चरम पर अचानक खामोश हो जाना, उसकी सीमित और अधूरी विरासत ही उसे हमेशा के लिए पूर्ण और अमर बना देती है? उस महान विद्वान की उन 3 अनमोल कहानियों की तरह ये सच में एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विस्तृत अध्ययन में बस